एक हमारे वैभव भाऊ ठाकरे जुड़ चुके हैं। उनको आमंत्रित करने के लिए मैं आदरणीय श्री मुन्नीलाल भैया से निवेदन करती हूँ, उनको आमंत्रित करें और आगे संचालन करेंगे जी वो। चलिए जाओ जी। ओम। ओम। आज के 1691 में ये बाहर कार्यक्रम के आज हमारी श्रीमती रुक्मणी बघेले जी ने योग कराया, बहुत ही सुंदर तरीके से योग कराया। उनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय, जैसा रंजना जी बोल रही हैं कि हमारे छोटे वैज्ञानिक हमारे बीच के आदरणीय वैभव भाऊ ठाकरे जी, जो कृषि ट्रेनर हैं, जिला यवतमाल महाराष्ट्र हैं और बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। हम किसान के साथ साथ आप वैज्ञानिक बन गए हैं और हमको जो यथार्थ मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका विषय जैविक खेती पर मार्गदर्शन जो आप दे रहे हो, जो हमारे किसानों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, और आपने जो विधि बताई हैं उन्हीं विधियों पर अगर किसान आ जाए तो किसान प्राकृतिक जैविक खेती करने लगेगा। साधारण विधि है, कुछ विधियां जो आपने बताई उन पर जिन किसान भाइयों के जो सवाल हों, निश्चित सवाल करें, चर्चा करें और समाधान पाएं और ये पूछें कि हमें प्राकृतिक जैविक खेती करने के लिए क्या क्या करना है। और मेरा निवेदन है आदरणीय वैभव भाई जी से कि जो सरल से सरल विधि है जो किसान के खेत में किसान कर सकता है, वो विधियां बताने का कष्ट करें। आपको हम सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं, आप आए और पुनः मंच संभालें। आदरणीय वैभव भाई जी। ओम जी। ओम। सभी हाँ, और एक बात बताना चाहती हूँ मानव कि वो, हाँ वैभव, एक मिनट, एक बात बताना चाहती हूँ कि यूट्यूब की वैभव ठाकरे जी की लिंक जो है मैंने कल दोनों ग्रुप में शेयर कर दी और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मुझे लगता है लाइक कर दी, शेयर कर दी। कमेंट करना जरूरी है, तो अगर देखी नहीं हो तो फिर आज भी देख लीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और नहीं फिर नहीं, सुने। ऐसा नहीं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक एक सब्सक्राइब का महत्व है हमारे लिए, तो हम दोनों भाई बहनों का है इसलिए। ताई एक मला म्हणायचं आहे, छोटे छोटे वैज्ञानिक ना बोलिए, ऐसा माने युवा युवा वैज्ञानिक। छोटे मीन्स अलग हो जाता है। छोटे छोटे का मतलब ये है कि ये मेरे से छोटा है। और पता है आपको, ये वैभव जो है हमारे ज्यादा पढ़े भी नहीं है, फिर भी उनके पास कितनी सारी डिग्री आ चुकी है। इसलिए मैं उसको छोटा वैज्ञानिक, मेरा छोटा भाई है वो, इसलिए मैंने छोटा वैज्ञानिक कहा है। बस नहीं इसलिए हम अपनी बहन जी, बेटी को नहीं भेजते युवा स्कूल। वैज्ञानिक कहिए, आप युवा वैज्ञानिक कहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी जी बात जी, अब है। ये युवा रिकॉर्डिंग में वैज्ञानिक छोटा तो अलग हो है जाता है। हाँ। ये युवा वैज्ञानिक है, बिल्कुल युवा बिल्कुल। युवा वैज्ञानिक, युवा हम वैज्ञानिक। उनको हम उनको महान वैज्ञानिक की संज्ञा देंगे। जी जी, बिल्कुल, बहुत आप सुंदर। जिनको प्यार जो से जो देना है दे कहेंगे सकते हैं। वो भी अच्छा रहेगा। आप जी, सभी बहुत प्यार सुंदर। से जो भी कहेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, छोटा चलो कहिए, वैभव। कुछ भी कहिए, लेकिन इतना भी बड़ा मत कीजिए कि मैं जमीन पर ना रहूं। सबसे जुड़ के रहना है, इसलिए एक किसान हो, किसानी रखिए। तो आज तो मैं जुड़ नहीं पाता था, क्योंकि अभी हमारी जो यवतमाल में हमारी ट्रेनिंग चल रही है, ये देखिए हमारी गौशाला है जो यवतमाल में, जो हमारी संस्था चलती है, दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान। इस संस्था की से हम 32 युवा, जो कल बताया था कि हम 32 युवा जुड़ चुके हैं और 32 युवा मिलके हम पूरा काम करते हैं। तो यहाँ से वो पूरा काम चलता है। ये देखिए, ये पूरे गौ माता है, नंदी है, और ये जो है ये जो है, ये पूरे हमारे महाराष्ट्र के यवतमाल जिला, नांदेड़ और उमरखेड़ साइड पूरे हमारे ये ट्रेनर है, जो हर एक तरफ जाके किसानों को अच्छे से अच्छी जानकारी देते हैं और कम खर्चे की खेती के लिए प्रेरित करते हैं। वैसे ही अभी शरद जी माहुरे है, जो दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान पर खेती विभाग पूरा संभालते हैं, और यहाँ पे जो हम प्रयोग करते हैं उस प्रयोग को और अच्छी तरह से कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, यहाँ पर ये काम करते हैं। पहले 2 मिनट का पहले परिचय देता हूँ हमारे सभी लड़कों का एक बार।
बाद में हम विषय को शुरुआत करेंगे। ये सभी हमारे युवा है जो जैविक खेती के लिए काम करते हैं, यवतमाल जिला, नांदेड़ वाह सर वाह, और बहुत अमरावती धन्यवाद। की तरफ काम करने वाले। जो हमने कल कहा था कि हमारे 32 युवा सभी मिलकर काम करते हैं, वो पूरे। तो आज तो मेरा संभव नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आज जो हमारे अनिल जी है उनसे बात करके मैंने कहा कि आप आगे का सत्र चलाइए, मैं इधर आज कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जुड़ने वाला हूँ। तो उन्होंने भी कहा कि आप जुड़ सकते हैं उधर। तो आज मेरे पास वक्त कम है और आपके सवाल ज़्यादा, इसीलिए जल्द से जल्द आप सवाल कीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके और जितने हो सके उतने जवाब दूंगा। जी ओम, मेरा पहला जी ओम। सवाल है, कल आपने हमें बहुत सारी विधि बताई कि फूल आने के लिए ये करना है, फल लाने के लिए ये करना है, और बोरान के लिए करना है, फास्फेट के लिए करना है। मेरा निवेदन है कि यदि हम इतना सब करेंगे तो इन औषधियों को क्या हम एक साथ मिलाकर डाल सकते हैं या नहीं? यदि एक साथ नहीं डालेंगे तो बहुत व्यस्त हो जाएंगे, स्प्रे करते रहेंगे। इस पर आपके क्या विचार है जी हो? जी वो जो हमने जो आपको विधि बताई है, जितनी औषधियाँ बताई है, वो सभी औषधियाँ हम साथ में मिलके स्प्रे कर सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कौन से वक्त क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, उसके हिसाब से करना है। ये दवाई है गोकृपा अमृतम, सोहरस, रेजर, निमोलियर्क, भीमटॉनिक, जाडाम सल्फर, रिच, दशपर्णी अर्क, ताम्र रस, रामबाण, और ये पूरे दशपर्णी अर्क बेल अर्क के टंकिया है। ये देखिए, ये दशपर्णी अर्क है। ये जो आपको अभी मैंने जो दवाई बताई है, इसमें से ऐसी नहीं है जो हाथ कर सकते, भी कर सकते, लेकिन जिस फसल पर जिस प्रकार का जी आवाज नहीं आ रही है। उसी प्रकार में दवाई, जिस प्रकार आपकी से आवाज फसल नहीं आ पर रही है। बीमारी रहती है। एक मिनट, अब आ रही है क्या? आ रही है, थोड़ा आ रेंज का रही है, प्रॉब्लम आता है इधर, थोड़ा गड्ढे में तो। आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, जिन लोगों को नेटवर्क में नहीं है उनको नहीं आ रही है, आपको तो आप आ रही है आवाज। हाँ, तो जो दवाई जो है, अपने जितने प्रकार की दवाई है वो सभी मिलाकर भी अगर स्प्रे करते हैं तो फसल पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जिस फसल पर जो बीमारी है उसी हिसाब से हमें दवाई लेना है। यानी कि अगर इस दवाई से कुछ होता नहीं है तो हर बार ही सभी ले, ऐसा नहीं। हमें जब नत्र की कमतरता लगती है तब हमें कॉपर लिक्विड का स्प्रे करना है। कॉपर लिक्विड दशपर्णी के साथ लेना है, जैसे दशपर्णी है, 5 पत्ती काढ़ा, उसके साथ में लेना है। उसके बाद में अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी इस पर इल्लिया है, मावा है, थ्रिप्स का अटैक है, फंगस है, तो उसके लिए हम ये जो हमारी दवाई है, यानी कि कॉपर लिक्विड, उसमें हम लेंगे इल्ली के लिए बाजरी का अर्क या गाजर घास से बना हुआ अर्क। ऐसे जो कीटकनाशक है, ऐसे अपने 4-5 प्रकार के आइटम भी हम एक में करके स्प्रे कर सकते हैं। सिर्फ उसकी जो मात्रा जो बताई जाती है वही हिसाब से हमें लेना है। नहीं तो अभी कैसा है कि हमारे किसान को एक आदत गिर चुकी है कि जब भी हम जैसे मार्केट से लाते हैं कुछ दवाई, तो मार्केट में बताई जाती है कि ये आपको 20 मिली डालना है, 20 ml डालना है, और 20 ml दुकानदार बोलता है। तो खेत में लाते लाते जो किसान है, वो किसान अपने खेत में काम करने वाले या स्प्रे करने वाले किसान को बताता है कि ये 30 ml से स्प्रे करना है। 10 ml वो खुद ही बढ़ा देता है, और खेत में लाने के बाद जिसको स्प्रे करना है
उस किसान को ऐसा लगता है कि मुझे खुद ये करना है, 10 जगह पर टंकी गिरती है आपको करना है, तो वो 10 ml और खुद बढ़ाता है, यानी 40 मिली से डोज चला जाता है। और यही आदत अगर हम जैविक खेती में करते हैं तो फिर हमें भारी जाता है कि बहुत से किसान को ऐसा लगता है कि 10 करके क्या है कि झाड़ पत्ती का पाला है और उसमें से जो अर्क निकला है वो स्प्रे करना है, इससे क्या होने वाला है। अगर हमारा थोड़ा सा भी प्रमाण कम ज्यादा हो जाता है तो हमारी फसल जलती है या फिर पूरी अशी अकड़ जाती है पूरी। तो जो भी दवाई हम बताएं वो उसी प्रमाण में लेना है और उसी तरह से स्प्रे करना है। यानी कि मैं आपको अगर 15 दवाई अगर बताऊं तो 15 के 15 भी लेके हम स्प्रे कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जो दवाई जिसके लिए बनाई है उसके जीवाणु जो है वो उसी के ऊपर कार्य करेंगे, क्योंकि हमारी जो दवाई बनती है उसमें पूरी जीव सृष्टि तैयार है। हमारा केमिकल नहीं है, हमारा पूरा जैविक ऑर्गेनिक है, तो उसमें क्या है कि पूरी जीव सृष्टि तैयार होती है और वो जीव सृष्टि जो है वो पूरा जिस कार्य के लिए वो बनी है उस पर ही काम करती है, इसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है। अब ये देखिए हमारा गेहूं है, ये देखिए गेहूं, अभी ये जो गेहूं है ये देखिए इतना अंतर रखा है, आधे फीट का अंतर है और ये बुआई करी है एकदम ट्रैक्टर से या बैल से, बीज पूरा खेत में भी नहीं पेरा है। तो ये जो आप क्या कहते हैं उसको, सीड ड्रिल। जैसे पेरणी और हमारी तरफ टोबनी कहते हैं, काय म्हणते रंजन होता जरा सा विचारा। बुआई हाँ बुआई, ये पूरे हमारे जो बुआई है 2-2, 3-3 दाने डाल की करी है और उसकी जो ब्रांचेस है अभी आप देख सकते हैं। ये देखिए किसी भी जगह पर अगर देखते हैं तो ये देखिए हर जगह पर ब्रांचेस अच्छे है, यानी फुटवे जो करते हैं वो फुटवे अच्छी तरह से किए। तो ये आपका होगा, आपका उत्पादन कितना होगा इसमें प्रति एकड़? जी ओम, अरे यार बात नहीं पहुंच रही। जी ओम, हाँ जी ओम ओम, आपका उत्पादन कितना होगा इसमें प्रति एकड़? ये तो हमारा अभी ये साल पहला ही प्रयोग है। अच्छा जी तो, जी जी, तो इसमें कम से कम में 15 है, यानी एक एकड़ में 15 क्विंटल के ऊपर ही होना है। अच्छा, और इसके विपरीत हमारे नर्मदापुरम में हाँ। ये बीज आपका कितना लगा होगा? बीज की मात्रा कितनी है? 11 किलो 11 किलो। 11 किलो हाँ, एक एकड़ में 11 किलो बीज की मात्रा, एक एकड़ में 11 किलो। इसके विपरीत हाँ नर्मदापुरम में एक एकड़ में हाँ, 100 किलो बोया जा रहा, यानी वो 9 सिर्फ गुना ज्यादा। हाँ हाँ, जो हम गेहूं जो बोते हैं, जो हमारा बंसी करके एक जो गेहूं है देसी बीज, तो वो हम एक एकड़ में सिर्फ 20 किलो बोते हैं और 20 किलो में हमें 18 क्विंटल तक गेहूं होता है। 20 किलो को हमको सिर्फ 20 किलो अगर एक एकड़ में हम डालते हैं और पूरा जैविक इस पर कम से कम 15 से लेके 18 क्विंटल तक गेहूं होता है।
कम खर्चे में। और आपको समय कितना हो गया इसमें करते हुए? 10 साल हो रहे। जी जी जी। हाँ। तो ये 10 साल में रिजल्ट आया है, और पहले साल आपका रिजल्ट क्या था? पहले साल में तो मैंने 2 एकड़ में 24 क्विंटल गेहूं लिया था। जैसे अभी आपको बताया है, अंतर जो है, हम खेत में बैल चालित यंत्र भी चला सकते हैं। उस अंतर से भी 24 क्विंटल गेहूं हुआ था मुझे 2 एकड़ में। उसके बाद हमने हर तरह से प्रयोग करते करते कभी कम हुआ, कभी ज्यादा हुआ। ऐसा नहीं कि एक तरीके की फसल होती है, कभी कभी कम भी हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। आखिर में कैसा जी है जी कि ओम जी। जी ओम, वो मैं अपना प्रश्न रख सकता हूँ अभी? जी जी जी। मुझे ये बताइए कि गोबर और बकरी की जो मेमनी होती है, इसको हम सीधा मतलब ताजा कैसे उपयोग कर सकते हैं खेती में? कर सकते बकरी हैं या की खाद बना के ही करना पड़ेगा? नहीं, जो अगर हम ताजी इस्तेमाल करते हैं, बकरी जो है बाहर से जो बीज खाती है, वो बीज पूरा खेत में आ जाएगा हमारे। एक मिनट, सिर्फ आवाज नहीं आएंगी, आवाज नहीं आएंगी, एक मिनट रुकिए। हाँ, अब बताइए क्या है। गोबर का या हाँ मेमनी जो होती है, उसके ताजे गोबर को हम उपयोग किसी तरह कर सकते हैं खेती में, या खाद बना के ही उपयोग करना पड़ेगा उसका? जी जी। कैसा है कि गाय का गोबर रहो, भैंस का रहो, बकरी का रहो, जो कुछ भी है, ताजा हमें इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि ताजा अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो गाय भैंस या बकरी जो जंगल में चर के आती है, जो कुछ बीज खा के आती है, वो बीज पूरा खेत में आ जाएंगे हमारे। और खरपतवार की समस्या और हमारी बढ़ जाएंगी। उसके लिए क्या करना है कि कभी भी खाद डालने के लिए आपको कंपोस्टिंग करना है। यानी जो हमारे पुराने जमाने में जो किसान, इससे 20-25 साल पहले जो किसान करते थे कि एक खड्डा करते थे, खड्डे में गोबर डालते थे, कचरा डालते थे, और वो पूरा सड़ जाता था। सड़ने के बाद क्या होता था कि उसमें जो बीज है, जो गाय ने भैंस ने खाया है घास के साथ, वो बीज जो गोबर में आता था, वो बीज पूरा सड़ जाता था। वो खेत में डालते हैं, तो खेत में डालने के बाद हमारा एक खरपतवार का खर्चा एक कम हो जाता है, और जमीन में जो फंगस लगती है गोबर, ताजे गोबर से या कंडे डालने से, वो फंगस की समस्या एक दूर होती है। और दूसरा उसमें एक ऐसा है कि अगर हम गोबर घूटे से उठा के अगर गोबर डाल देते हैं, और खेत में फेंकने के बाद जो कंडे रहते हैं, वो पानी से बह के भी जा सकते हैं हमारे खेत में से। तो कंपोस्टिंग करके अगर हम डालेंगे तो कचरा हमारा कंपोस्ट हो जाएगा, यानी जो खेत में से जो निकला है वो खेत में फिर से जाएगा, और पूरा कचरा भी हमारा, ये गोबर भी हमारा सड़ के खेत में जाएगा, तो बीज भी नहीं निकले। तो गोबर अगर डालना है तो सिर्फ कंपोस्टिंग करके ही डालना, ऐसा गोबर नहीं डालना है। यानी हम ये कहते हैं कि मराठी में कहते हैं हम, जिवंत शेण शेतात टाकू नये। यानी जीवित गोबर जो है वो खेत में नहीं डालना है। जी जी। ये देखिए और हमारी हरर है। जी, सुमित जी अपना प्रश्न पूछा। सुमित जी। मैं आखिरी हाँ, में लेता पूछिए। हूँ। मैं आखिरी में करता हूँ, मेरा लंबा हो जाएगा ये उत्तर। हमारी हरर, बिना खाद, बिना पेस्टिसाइड की। ये देखिए। ये भीकम जी, भीकम सिंह जी। आप सवाल कीजिए, मैं चल चल के आपको बता रहा हूँ इधर हूँ। सुनील भाई, आप अपना क्वेश्चन लीजिए, लंबा होने दीजिए उसको। अच्छा,
मेरा थोड़ा सा सैद्धांतिक प्रश्न ये था कि मतलब वैभव जी जो आप काम कर रहे हैं, मतलब मैं जो जितना आपको सुनता समझ पाया हूँ, तो आप मतलब बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। तो आप ज्ञान तो बहुत है, मतलब मैं कंपेयर करूँ तो जैसे हम पहले गूगल से सर्च करते थे और अब एआई से सर्च करते हैं, तो गूगल में स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आते हैं पहले, फिर कुछ काम के आए तो आए जो भी है। बट एआई में वो पूरा कंपेयर करके जो बेस्ट रिजल्ट होगा, और विथ विथ मल्टीपल ऑप्शन, मतलब बहुत से ऑप्शंस के साथ आएंगे कि आपको क्या चूज करना है, वो आप विवेक से करिए। तो आपका जो उत्तर होता है और वो वैसा ही है, एआई जैसा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपका जैसे वैभव कैसे बने, वैभव कैसे बने, मतलब उसके पीछे इमोशंस क्या है, आपका आपकी प्रेरणा क्या थी, और वो जी कैसे जी जी टिकी रही अभी तक, और आगे कैसे टिकी रहेगी। जैसे आज जी हम जी। देखते हैं कि लोग पैसे के पीछे भागते हैं कुछ समय बाद, फिर नाम के पीछे हाँ भागते हैं। तो वो जी क्या आपकी प्रेरणा है, और जो आपको वो डाउन टू अर्थ रखती है। जी, धन्यवाद। जी जी जी। तो जो आपने सवाल किया है उसका जवाब तो बहुत सहज इसमें है कि साल पहले मैं रासायनिक खेती करता था पिताजी के साथ, और पिताजी के साथ में खेती जब करता था तब हमारे यहाँ पर गाय भैंस ऐसे भरपूर इसमें थे कि आदमी मिलते थे, सब मिलते थे, गोबर भरपूर रहता था, खेत में गोबर डालो और रासायनिक खेती करते रहो। यानी कि जो पिताजी ने देखा, जो पिताजी ने किया वही मैं करते चला था सामने। एक साल ऐसा आया कि मैं कपास पर स्प्रे कर रहा था और 5 प्रकार की दवाई केमिकल साथ में मिक्स करके स्प्रे कर रहा था, और स्प्रे करते करते जो पूरा छिड़काव बदन पर होता था वो पूरा अंदर चला गया, और अंदर जाने के बाद उसके साइड इफेक्ट जो आए, तो हमारे यहाँ पर क्रिटिकल हॉस्पिटल है, उसमें मुझे 5 दिन आईसीयू में रहना पड़ा। और 5 दिन आईसीयू में रहने के बाद एक समझ में आया कि कितना जहरीला है ये। तब तक तो कुछ सोचा ही नहीं था कि ये क्या है करके, सिर्फ क्या है कि सभी कर रहे हैं, हमें भी यही करना है क्योंकि आज की जरूरत यही है, ये सोच के काम चल रहा था। जब उधर से दवाखाने में से आया, यानी कि डॉक्टर ने ये बताया था कि आखिरी स्टेप में है, अगर आधे घंटे में अगर इलाज नहीं होता है तो ये बच नहीं सकते। और पूरा जो वोट है ये पूरे काले गिर चुके थे, यानी बचने की संभावना कुछ भी नहीं थी। और उसमें से मैं वापस आया, वापस आने के बाद घर पे आया, घर पे जब आया तो भी दूसरे बारी से 2 3 हफ्ते, उसके 1 महीना जाने के बाद और स्प्रे करने गया खुद ही, और केमिकल का। और जैसे केमिकल का स्प्रे किया है वैसे ऐसा लग रहा था कि मुझे पाँव पर कोई मार रहा है, लकड़ी से पाँव पर मारने लगा है, जोर से ऐसे चटके लगते थे वो केमिकल के। फिर वहां से खेत में से वापस घर पे आया, नहाया, और पिताजी को कहा कि अगर आपको खेती करना है तो आप मजदूर लगा के कीजिए या खुद कीजिए, मैं खेती नहीं करूंगा। और अगर खेती मुझे करनी है तो मैं मेरी पद्धति से करूंगा। तो पिताजी ने कहा पद्धति क्या करेंगे, देखा ही नहीं है तो क्या करेंगे। मैंने कहा कि इस साल की खेती आपकी और अगले साल से खेती मैं। तो फिर मैंने क्या किया कि 2 3 महीने कंटिन्यू ऐसा बाहर घूमते रहा, और बाहर घूमते घूमते जो हमारे दीनदयाल सेवा प्रतिष्ठान है उसके जो सचिव है और हमारे जो सहकारी अनिल जी गावंडे, शरद जी मौर्य, इनसे मिला। तो इनसे मिलने के बाद ऐसी चर्चा चालू थी कि हमारे यहाँ पे आत्महत्या होती है किसानों की, बहुत किसान मरते हैं, ऐसा है, तो किसानों के लिए हमें काम करना है। फिर काम करना है तो हम खड़े हो गए कि हम खुद करेंगे काम किसानों के लिए। आत्महत्या जो होती है तो आत्महत्या होती है, पॉइजन थी आखिरी, तो ये पॉइजन बंद कैसे करे। तो फिर ये सुभाष पालेकर जी की खेती है, सुभाष शर्मा जी की है, और राजीव भाई दीक्षित जी है, ऐसे जो महानुभाव है उनके किताब जब पढ़े, किताब पढ़ने के बाद एक समझ में आया कि ऐसा बहुत कुछ है कि जो हम कर सकते हैं, लेकिन किसान वो नहीं कर रहे, क्योंकि सब बताने वाले हैं।
खुद करने वाला कोई नहीं है। फिर सुभाष पालेकर जी की खेती जो यहाँ पर है, जिस गांव में हमारे अमरावती जिले में है, वहां पर गया खेती देखने। खेती देखने गया तो वहां पर देखने के बाद ऐसा समझ में आया कि यहाँ पर तो खेती दूसरे को दी जाती है उनकी, और वहां पे वो खाद का इस्तेमाल करता है, रासायनिक खेती करता है। फिर वहां से और नाराज होकर आया कि ये तो लोगों को बताते हैं कि जैविक खेती करो, और इनकी खेती रासायनिक है, फिर ये क्या काम का है। फिर घर पे आने के बाद एक सोचा कि जो गांव में बुजुर्ग जो गांव में बैठ के रहते हैं, जिसको गांव में कुछ काम नहीं होता, और घर के पास फिर एक तो बैठ के रहते या मंदिर पर बैठ के रहते बुजुर्ग, उनके पास जाके बैठना शुरू किया। उनके साथ बैठते बैठते उनको पूछा कि आप खेती कैसे करते थे। तो उन्होंने बताया कि हम नीम की पत्तियां लाते थे, गोमूत्र में सड़ाते थे और उसका स्प्रे करते थे। फिर उसका प्रमाण क्या रहता था, वो बोला का प्रमाण हम तो लाते थे, बनाते थे और छिड़काव कर देते, साइड इफेक्ट क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये कुछ पता नहीं। फिर क्या किया कि जो जो उन्होंने बताया वो एक इस पर लिख के उस पर प्रयोग चालू किए, और प्रयोग करते 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 इतने आज प्रयोग हो चुके हैं कि 48 प्रकार की दवाइयां खुद बना रहे हैं। तो जो प्रेरणा जो मिली, एक तो खुद मरने के दरवाजे से वापस आया, दूसरी कि जो काम कर रहा हूँ उस काम में एक समाधान ये है कि पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस किसान का पेस्टिसाइड या खाद पर जो खर्चा होता था वो खर्चा कम हुआ है, तो उसके जो पैसे बच रहे हैं वो घर में किसी काम से लगा रहा है, ये एक समाधान मिलता है। तो किसानों को ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है कि आज काम करते करते 15,000 किसानों तक काम करना पहुंच गया, और हर जगह जहाँ भी जाता है तो इंसानों को ऐसा लगता है कि हमारे सब परिवार के बीच में आए। क्योंकि कोई किसान ऐसा नहीं देखता है कि ये कोई साहब आए है या कोई जैसे कि कृषि विभाग का अगर कोई आता है तो किसान देखता है ये क्या, कुछ तो आएंगे बताएंगे बोल के चले जाएंगे, डबल कुछ मिलेंगे नहीं। लेकिन जब हम जाते हैं और हमारे साथ जब वो जुड़ते हैं तो वो किसानों को एक शाश्वती मिलती है कि इनको अगर रात में भी फोन करेंगे तो ये अपने घर का फोन समझ के उठाएंगे और बात करेंगे। और यही करते 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 आज किसानों के साथ जुड़ा हूँ और सभी के दिल में बसा हूँ। जो हमारे ग्रामीण भाग में अगर आप आते हैं तो किसी भी गांव में जाएंगे तो नाम लिए बराबर आपको सब समझ में आ जाएगा कि कम उम्र में पैसा नहीं कमाया लेकिन लोगों के बीच में दिल में जगह कमाई है। और जो पैसा कमाने की जो बात है, पैसा तो इंसान कहाँ से भी कमा सकता है और कोई भी कमा सकता है, लेकिन दिल को सुकून वो सबसे बड़ी बात है। और ये खेती में एक समझ आई कि अपना पैसा अपने गांव में रखो, अपने जेब में रखो और अपने घर पे खर्चा करो, और वो भी खर्चा ऐसे नहीं कि किसी भी चीज पर करो। हमने हमारे किसानों को जब भी पैसा बचा, 50,000 बचे, 70,000 बचे, 1 लाख बचे, तो हम साल के एंडिंग में उनके घर पे जाके बैठते हैं और उनको पूछते हैं कि आपको कितने बचे साल। जब वो कहते हैं कि हमें 50,000 बचे, फिर क्या करने वाले इस पैसे का। आपका कुआं फूटा हुआ है, कुआं बना लीजिए। आपके बांध बंदिश नहीं है खेती के, चारों तरफ बांध डाल दीजिए। और वो जब वो काम कर लेते हैं तो एक सुकून मिलता है कि जो हम बता रहे हैं वो अच्छी तरह से किसान भी कर रहा है और उनका पैसा भी अच्छी जगह पर खर्चा हो रहा है। तो ऐसे प्रयोग करते करते, ऐसा प्रयास करते करते ये अभी तक का प्रवास चालू है। जी ओम, जी ओम। सीएम राज जी, आप पूछिए अपना प्रश्न। बीकम सिंह जी, आप पूछेंगे? सुमित जी, आप फिर हैंड रेज आपका, पूछिए आप। जी दूसरा टेक्निकल क्वेश्चन ये था भैया कि जैसे हम केमिकल के साथ देखते हैं कि जो जो भी बीमारियां हैं, इल्ली है या जो भी फंगस, और वो केमिकल फार्मिंग में विथ टाइम मॉडिफाई होते रहते हैं, मतलब अपने आप को म्यूटेंट करते जाते हैं कि उसको ज़्यादा लगना पड़ता है दवाई। तो ऐसा अनुभव आपका जैविक खेती में हुआ क्या कि पहले हम इतना लहसुन पेस्ट और मिर्ची का करते थे और धीरे धीरे ये जो इल्ली और कीट हैं
वो उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता उनकी बढ़ती जा रही है, ऐसा कुछ आपका अनुभव कि हमको फॉर्मूला कुछ मॉडिफाई करना चाहिए? जी जी जी। तो जो केमिकल खेती में जो है, अभी तक जो पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते आए, उस सभी पेस्टिसाइड की हमारे इल्ली तो या खेत में जो भी कीड़ आती है, उस कीड़ को पूरी आदत हो चुकी है। ऐसी आदत हो चुकी है उनको कि एक क्षमता उनकी ऐसी बन चुकी है कि वो केमिकल अगर आप स्प्रे भी करते हैं तो पूरा पचा लेते हैं, यानी वो खा के भी जिंदा रहते हैं। और उसके बाद हमें और उससे भारी स्प्रे करना पड़ता है। हर बारी में स्प्रे का प्रमाण बढ़ते 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 आज किसानों के पास कोरा आ चुका है। यानी सबसे बड़ी एक ऐसी एक समस्या थी कि पहले एक गैस पॉइजन गैस पॉइजन के साथ साथ अभी अब ऐसी इस पर आ चुकी है कि कोराजन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, और कोराजन से भी इल्ली मर नहीं रही। तो जैविक खेती में भी ये हो सकता है, लेकिन हमने क्या किया है कि किसानों को एक दवाई पर नहीं रखा है। हम किसानों को एक उदाहरण कभी भी देते हैं महाभारत का, कि जो चक्रव्यूह है, अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसने का जो है माँ के गर्भ में सीखा, लेकिन जब उस बाहर निकलना था तभी उनकी माँ सो चुकी थी। कृष्ण भगवान जब बता रहे थे तो उनकी माँ सो चुकी थी और सीखना बाकी कि बाहर कैसे निकलना है, इसलिए वो अंदर गए लेकिन बाहर नहीं निकले। और हमारे किसान का यही हुआ है कि अंदर आने का सभी सिखा रहे हैं कि आप केमिकल फार्मिंग कीजिए, इससे होगा उससे होगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। और इसके बाद में अगर हम कोराजिन के ऊपर की दवाई कौन सी निकलेगी, वो जो दवाई आने वाली है, एक दवाई आई थी हमारे मार्केट में पुलिस करके, उससे हमारे यवतमाल जिले में कम से कम 50 लोग मर चुके हैं सिर्फ स्प्रे करने से। किसी ने पिया नहीं, कुछ ने स्प्रे किया तो भी मर चुके। तो हमने एक सोचा कि इसकी आदत नहीं होनी चाहिए। आदत अगर हो जाती है किसी चीज की तो उसको पूरी शरीर उस टाइप का बन जाता है वो। तो हमने क्या किया, दशपर्णी अर्क जो है वो हम जो सीजन में जो बनाते हैं, बरसात में जो बनाते हैं, उसमें जो वनस्पति हम डालते हैं, ठंडी में वो वनस्पति बदल देते हैं। यानी कि ऋतु के हिसाब से हम उसमें पत्तियां डालते हैं, और ऋतु के हिसाब से जब पत्तियां डालते हैं तो उनको आदत अभी केमिकल की है, हमारे जैविक की नहीं है। जब वो खा लेते हैं तो वो तो मरती है, लेकिन यही अगर स्प्रे कंटिन्यू करते रहे तो इसकी भी आदत हो जाएगी। तो उसमें क्या करते हैं फिर, कभी 10 परिणाम कर देते हैं, कभी उसमें हम बाजरे का लेते हैं, कभी हरी मिर्च का, हरी मिर्च अदरक लहसुन का पेस्ट लेते हैं, कभी लाल मिर्च का लेते हैं, कभी फिर नीम का, नीम धतूरे का और रुई का अर्क लेते हैं। ऐसा अलग अलग सभी इसके अर्क लेते हैं। यानी कि किसी इसकी एक आदत नहीं। जिस इंसान को अल्कोहल की आदत हो जाती है, एक बार थोड़ी थोड़ी करते करते जब उसको पूरी आदत हो जाती है तो उसे कभी फर्क नहीं गिरता कि वो कितना ले रहा है अल्कोहल। और अगर बंद कर देते हैं पूरी तरह से तो वो भी काम नहीं करते। तो हम यही कर रहे हैं कि उनको आदत नहीं गिरने देनी, अलग अलग दवाई देके उन पर प्रयोग करते रहना है। इसीलिए मैंने कहा कि हम 48 दवाइयों तक पहुंच चुके हैं। और किसानों कभी भी पूछते हैं कि जैसे हम बाजरे और का आपको बताया मैंने, एक बाजरी का कीटनाशक हम 3 प्रकार से तैयार करते हैं, और 3 प्रकार के इसमें तीनों इसकी विधि अलग अलग है। एक छाछ में बनाती है, एक गौमूत्र में बनाती है, एक पानी में बनाती है। यानी जो भी इडली खाएंगे उसको आदत कभी होगी नहीं उसकी, क्योंकि जो खाएंगे उसको डबल मिलेगा नहीं, एक ही बार मिलेगा उसको, और एक ही बार में वो समाप्त हो जाएंगे। तो अभी तक तो ये समस्या आई नहीं कि इससे भारी कुछ है क्या, इससे भारी कुछ है क्या, इससे इल्ली नहीं मर रही, या जो लहसुन मिर्च पेस्ट हम बनाते हैं उसमें कभी बढ़ करने की जरूरत गिरी नहीं। अभी तक तो ये समस्या आई नहीं। जी धन्यवाद भैया। शशिकांत जी, आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, फिर मैं पूछता मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी सेम लगाया हुआ है मैंने, सेम पे माहू लगी थी तो उसमें 1000 ppm का
नीम ऑयल का स्प्रे किया तो मेरे सहजन में चली गई वो, और इधर इधर भी नहीं मरी हैं अभी, या हटी नहीं। महुआ महुआ मोरिंगा काला है या सफेद वाला? जी, जो फसल पर महुआ है वो काला है या सफेद है? काला है, काला। काला वाला। तो हमें क्या करना है, कितने कितनी टंकी गिरती है आपकी स्प्रे में? अरे 2 पेड़ हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। 2 ही पेड़ है क्या? तो आप क्या जी कीजिए जी। कि 50 ग्राम अदरक, हम्म 50 ग्राम लहसुन हम्म और 50 ग्राम मिर्च, ये तीनों इसका पेस्ट करके आधा लीटर पानी में, हम्म 500 ml पानी में उबाल लीजिए हम्म और उसको एक बोतल में भरिए। हम्म और जो चूल्हे की राख या लकड़ी की राख जो गिरती है, हम्म वो राख 2 मुट्ठी लेना है, हम्म पानी में डाल देना है, आधा 500 मिली पानी में डाल लेना है हम्म और रात भर रख देना है। हम्म रात भर में जो राख है वो पूरी नीचे बैठ जाएंगी, ऊपर जो पानी हम्म आएगा वो पानी और अदरक लहसुन मिर्ची का पानी, ये दोनों मिक्स करना है और उसका स्प्रे कर देना है। ठीक है। आपकी इस पर जो महुआ है या इल्ली है हम्म वो निकल जाएंगे। और अगर इससे अगर नहीं निकली, हम्म दूसरा भी प्रयोग बता देता हूँ कि अगर इससे नहीं निकलती है तो 20 ग्राम मैदा, एक नींबू लेना है, उसका रस निकाल लेना है और 10-20 ग्राम गुड़ लेना है। ये तीनों मिक्स कर देना है और 100 मिली गोमूत्र में लेके उसका स्प्रे करना है। कैसे भी महुआ हो निकल हम्म जाएंगे। ठीक। मर जाएंगी या भाग जाएंगी? नहीं, मर जाएंगे, वो उड़ेगी भी नहीं, जरूर पीछे पड़ जाएंगे वहां पर ही। ठीक ठीक। फूल काय का लेना है? हाँ, 20 ग्राम मैदा, एक नींबू का रस और गुड़ गुड़ और गुड़। गोमूत्र। जी हाँ, जी जी। धन्यवाद। सर एक प्रश्न और है, जैसे आपने बाजरी का 3 तरह से बताई। एक तो आपने जी, घोड़े में गड़ा करके बनाना है, एक जो है हाँ वो गोमूत्र के साथ बनाना है, और तीसरा कौन हाँ, सा वो है? भी गुड़ 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 में बनाना है। जो पानी में बना के जो गुड़ में डालते हैं वैसे ही गोमूत्र वाला भी बनाना है। दोनों इसकी विधि एक ही है, जी जी। सिर्फ एक पानी में और एक गोमूत्र में है। अच्छा जी हाँ, एक पानी एक गोमूत्र के साथ जी। अच्छा, हाँ, क्या हम इनको उबाल कर बना सकते हैं? नहीं नहीं, उबाल कर नहीं बना सकते। एक छाछ में भी बता उबाल रहे कर थे। बनाने में कैसा है मेयर जी, उबाल कर जो हम बनाते हैं उसमें कैसा है कि जो टेम्परेचर उसको चाहिए, गोबर का जो टेम्परेचर रहता है वो 65 से 48 तक रहता है, 3 फीट नीचे। और ऊपर का जो टेम्परेचर आता है हमारा, अभी अगर पकड़ते हैं टेम्परेचर तो 28-30 तक टेम्परेचर अभी का रहता है। मई महीने का पकड़े तो हमारे यवतमाल जिले का टेम्परेचर 40-44 तक जाता है। तो जो टेम्परेचर जो ऊपर का मिलता है धूप का और अंदर का गोबर का, उस टेम्परेचर में जो रात दिन जो पूरा उबाले जाता है अंदर वो भरी में, वो नेचुरल तैयार बंद होता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना मिलता है। अगर हम गैस पर या चूल्हे पर बनाते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना देना है और वो टेम्परेचर सही इसमें मिलेगा क्या, ये नहीं बता सकते हम। ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही आ रही आ रही। और किसी का प्रश्न है क्या? नहीं तो आपने जैसे भी उदाहरण दिया था महाभारत का, बड़ा अच्छा लगा। इस पे एक ही बात बोलूंगा, सुझाव तो नहीं। आप मतलब मेरी दृष्टि में तो आप स्थित प्रज्ञ हैं। जो अवार्ड वाली बातें होती है, जैसे
आपके काम तो इतने अच्छे हैं और नॉलेज के टर्म में मतलब आपको पीएचडी होनी चाहिए, डी लिट की उपाधि हो या फिर अवार्ड्स में आपको सरकार और संस्थाएं आपके पीछे पड़ेंगे। मगर अवार्ड का स्तर हमको देखना होगा कि अगर कोई अवार्ड पहले से स्थापित है, जैसे कि मैं गोपाल गोरत्न अवार्ड की बात करूं, तो उसके शब्द में ही आता है कि ऐसा गोपालक जो गौ से रतन निकाल पाए। गौ का क्या हो ये पता नहीं, बट गौ से रतन या डॉलर करेंसी बना पाए, फाइनेंशियली कुछ रिजल्ट दिखाए। जी जी और वैसे ही अवार्ड है, वो अवार्ड अगर जो मुलायम सिंह यादव को दिया गया, अगर जी वो अवार्ड हमको दिया जाता है तो वो मैं तो अपने आप को उस स्तर में ले जा रहा हूँ, गिरा रहा हूँ, तो मैं जी तो सीधा अस्वीकार करूंगा उसको। जी भले मेरा बराबर। क्षेत्र कुछ और हो, मगर मेरा ध्यान हमेशा रहेगा कि मैं मेरा मेरी जो अ, मेरा जो अस्तित्व है वो कई चीजों से बना है। उसमें राम जी जी मंदिर भी है, उसमें गौ माता भी है। तो जी मैं जी ऐसे जी अवार्ड को हमेशा अस्वीकार करूंगा जो मुझे मेरी सेवा को उस स्तर में गिरा देता है। जी और बराबर। इंटरनेशनल लेवल पे भी यही होता है, जो धन देता है वो धुन बजवाता है। तो बस एक हाँ बात हाँ बोलनी थी, मैं सुझाव नहीं दे रहा हूँ, आप स्थित प्रज्ञ हैं जी। धन्यवाद। जी जी शरद भैया अपना प्रश्न पूछा जी। जी। मुख्य अतिथि बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ये गेहूं में अपन जो ट्रिलिंग बढ़ाते हैं, ट्रिलिंग के लिए आप क्या आपका है? जी, हम तो एक कंपोस्ट खाद का एक उपयोग करते हैं जी जी। और छाछ का इस्तेमाल करते हैं। एक कितना छाछ का ट्रिलिंग तक और बढ़ा अंडा सकते हैं एक संजीवक, पेड़ से? एक अंडा संजीवक का है जो जी अंडे दूध अंडे छाछ और गुड़ से बनता है। जी उसका इस्तेमाल हम करते हैं। कम से कम गेहूं में 3 बार स्प्रे करते हैं उसके। एक जी एकड़ में 5-6 पंप हम स्प्रे करते हैं। उससे क्या है कि गेहूं बढ़ता भी अच्छे है और क्या कहते हैं, अभी क्या कहा आपने? ट्रिलिंग। हाँ, उसके लिए भी काम अच्छा करता है। तो इसका और क्या डोजेज रहेगा, थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो वो कम खर्चे में भी तैयार हो जाता है और डोजेज भी अच्छे है। जैसे कि 1 एकड़ के लिए हमें वो कल भी बताया था और आज भी बता दूं कि 1 रुपये हमें 1 लीटर छाछ लेना है। अगर गाय का मिलता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिलता है तो हम भैंस का ले सकते हैं। तो 1 लीटर छाछ 5 अंडे लेना है, देसी मुर्गी के हो या फिर जो बॉयलर मिलते हैं उसके हो। 5 अंडे लेना है। अंडे फोड़ के उसका जो अंदर का बल्ब है वो पूरा छाछ में मिला लेना है और 300 ग्राम गुड़ डालना है। 300 ग्राम 300 ग्राम गुड़ डाल के 300 ग्राम गुड़ जी जी ये पूरा मिक्स करके 4 दिन के लिए रख देना है डब्बी में, एक भरनी में भर के। और 4 दिन के बाद 5वें दिन हमें 20 लीटर पानी में 200 ml लेके स्प्रे करना है। जी आपकी फसल हरी रहेगी, आपके फसल की अच्छी बढ़त हो जाएंगी और ब्रांचेस भी अच्छे करेंगे। जी जी जी। बहुत अच्छा। अच्छा, गेहूं और इसे में जैसे 3 बार ट्रिलिंग कम बढ़ से कम गया, लेना है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? कैसा? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए ना। जी, ये ट्रिलिंग जैसे अपन ट्रिलिंग बढ़ा देते, लेकिन कभी कभी गेहूं गिरने की शिकायत आती है, तो फिर गिरने से बचाने जी, के लिए क्या करें गेहूं को? गिरने से बचाने के लिए तो सबसे आसान तरीका ये कि आप ज्यादा से ज्यादा जीवामृत और गोकृपामृतम या जीवा जमीन में से जो हम जीवन छोड़ते हैं उसका, क्योंकि जीवामृत अगर छूटता है तो जी फसल की जो शाखा है वो अच्छी तरह से बढ़ जाती है और वो पूरी तरह से पकड़ करके रखती है। अगर हम जितने ब्रांचेस करेंगे, जी जी नहीं आ रहा मुझे, तो उसका इस्तेमाल जैसे जैसे जीवामृत का करेंगे वैसी वैसी फसल मजबूत होती जाएंगी। जी अभी क्या होता है कि जो रासायनिक खेती में क्या है कि फसल उतनी मजबूत नहीं रहती और हमारी जैविक खेती में जमीन नरम आने से क्या है कि पूरी मूल्य अंदर घुस जाती है फसल की और फसल अच्छी मजबूत रहती है। ये जो हम टमाटर की फसल में हाँ
ये टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट दोनों बहुत आते हैं, तो इसके लिए क्या? टमाटर की फसल समझे नहीं? लेट ब्लाइट मतलब फंगस दो समझे? टाइप की आती है, एक हाँ पेड़ हाँ सूखता है ऊपर से जिसमें जी बदबू आती है, और एक नीचे से सूखते हुए जाता है। हाँ। जो नीचे से जो आती है वो जमीन में से फंगस है, और जो ऊपर से आती है वो एक इल्ली रहती है जो उस पेड़ में अंदर रहती है। तना सूचक। तो जी वो इल्ली मारने के लिए भी हम बाजीगर का अगर इस्तेमाल करते हैं, बाजीगर का स्प्रे अगर करते हैं तो इल्ली मरती है। क्योंकि हमारा जो अभी जो हमने लड़के बताए उसमें से हमारा एक नेर तालुका में का कार्यकर्ता है, उनका भी टमाटर रहता है, तो उनकी इसमें कभी ये समस्या आई नहीं। और ज्यादा से ज्यादा अगर इस पर 2 रुपए के स्प्रे रहते हैं जमीन में और ऊपर से अगर स्प्रे रहते हैं तो कोई फंगस उस पर आता ही नहीं। आप ट्रायल बेस पर 2 रुपया अगर आपके पास है या किसी से उधर बुला सकते हैं जी तो बुला लीजिए और उसके स्प्रे कीजिए, कभी फल पर कोई बीमारी नहीं आएगी। जी 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 क्योंकि 2 रुपया अमृतम जो है वो पंचगव्य से तैयार किया हुआ है, जी और पंचगव्य में इतनी ताकत रहती है कि कोई फसल पर बीमारी नहीं आएगी। ये बीज उगाने के लिए जैसे बीज में आपने कहा था ना टीकाकरण करना चाहिए, और सब्जियों के बीज उगाने में क्या काय का टीकाकरण करना चाहिए जिससे बीज अच्छे से अच्छा हो? आजकल सीड बहुत महंगा आता है, तो अब कैसे हम लोग सब्जियों में भी पूरा कैसा है बीज कि उगाएं? सब्जियों में कैसा है कि हम बीज पर प्रक्रिया कर सकते हैं, पालक पर नहीं कर सकते क्योंकि पालक पानी पकड़ के रखता है। फिर भी उसमें हम ट्रांसफार्मर लगा के या फिर गाय का गोमूत्र लगा के उसकी छाव में अगर हम उसका बुआई करते हैं तो अच्छी तरह से पूरी बीज निकल के आएंगे। क्योंकि बीज निकलने के लिए जो घटक लगते हैं, जो टेम्परेचर लगता है गाय के गोमूत्र में, वो पूरा टेम्परेचर घटक पूरे इस्तेमाल रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो जब भी हम बुआई करते हैं तो फसल जल्द से जल्द निकल आती है उससे। और जो गोकृपा अमृतम जो हमने बताया आपको, उसका भी इस्तेमाल हम बीज को लगा के बुआई में कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और फसल अच्छी तरह निकलती है। जो फसल निकलते वक्त जो एक बीमार शरीर की फसल निकलती है और एक तंदुरुस्त निकलती है, तो हम जो दवाई लगा के बुआई करते हैं उससे फसल पूरी तरह से तंदुरुस्त बाहर निकलती है। जमीन में से जब भी बाहर आएगी तो पूरी अच्छी तरह से तंदुरुस्त बाहर आएंगे। जी जी। और हर तो बीज का खेतों एक में कैसा है ये कि बोलिए बोलिए। खेतों में आजकल जंगली सुअर बहुत आता है, तो इसके लिए भी कुछ है क्या? जंगली सुअर के लिए तो एक जो नावी के पास बाल रहते हैं, जो हम बाल कटा के आते हैं और वो बाल जमा करके रखते हैं, वो जी जी बाल जिस रास्ते से वो आते हैं, जिस रास्ते से उनका जी आना जाना है सुअर का, उस रास्ते जी पे डालकर अगर उस पर हम गुलाल डाल देते हैं हाँ हाँ या फिर वो बाल जलाते हैं खेत में, जी तो उसके दुर्गंध से भी वो आती नहीं है। लेकिन जी अभी एक ऐसी बात हो चुकी है कि सुअर कभी खाते नहीं थे, अभी उन्होंने वो भी खाना चालू कर दिए। क्योंकि जंगल में उन्हें कुछ मिल रहा नहीं, जंगल नहीं बच रहे, और खेत में भी हम सभी हमारा ही हमको ही मिलेगा, हमारा चालू है। तो उनको जो खाते नहीं थे वो भी खाना चालू कर दिया अब उन्होंने। पहले सोयाबीन बीज पर आने के बाद खाते थे, अभी सोयाबीन बुआई हो गई ऊपर आ गया तब से ही खाना चालू कर दे रहे, पत्ते खाना चालू कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि दूसरा एक प्रयोग ये है कि निसर्ग का एक नियम है कि खुद की विष्ठा कोई खुद नहीं खा सकता। जैसे गाय को अगर हम डालते हैं चारा और वो गोबर से भर जाता है तो वो जहाँ तक गोबर लगा है वो छोड़ देती है, जिसको गोबर नहीं लगा वो खा लेती है। यानी कि खुद की विष्ठा कोई खुद नहीं खा सकता। तो हमारे एक किसान ने, बरेली का बारवा तालुका के किसान है राजेश पाटिल करके,
उनकी अमृत की और अपने क्या कहते हैं इसे, मोरिंगा का एक ऐसे प्लॉट है उनका। तो उन्होंने क्या किया था कि सुअर बहुत आते थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो सुअर की विष्ठा जो रहती है वो एक आदमी को जमा करने लगाई, उसको पानी में पूरा घोल के उसका स्प्रे किया। और उसका स्प्रे करने के बाद जो सुअर आए उन्होंने जैसे खेत में आए उनको उनके लिए इसका स्प्रे आया, दुर्गंध आया, तो वो वापस चले गए, उन्होंने मुंह भी नहीं लगाया। और यही जी जी एक वाशिम जिले के एक किसान है ठाकरे, उनके खेत में बंदर का बहुत उपद्रव रहता था और इतनी तकलीफ हुई उन्हें कि फसल हाथ में नहीं आती थी। तो उनको मैंने कहा था कि आप बंदर जो झाड़ पर रहते हैं नीचे अगर कुत्ता खड़ा रहा तो वो डर के पूरे भागना चालू करते और भागते भागते वो विष्ठा डाल देते हैं नीचे। और वो विष्ठा उठा के हम अगर पानी में घोल के उसका अगर स्प्रे करते हैं तो बंदर भी नहीं खाते। यानी कि निसर्ग का जो नियम है कि खुद की विष्ठा खुद खाना नहीं है, उनको समझ में आता है कि ये अपने काम की चीज नहीं है, क्योंकि उनकी विष्ठा उस पर है, वो खाते नहीं है। और जो उन्होंने खाया है सब वनस्पति खाया है, तो उसका भी एक हमें फायदा मिलता है फसल पर। ऐसे अगर प्रयोग करते हैं, जैसे नीलगाय है, नीलगाय की इंडिया लाई और उसको पेस्ट करके उसका स्प्रे किया, तो नीलगाय भी वो खाती नहीं है। जी पद्मत जी आप क्वेश्चन करेंगे? बहुत अच्छा। पद्मत जी, जी पद्मत जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नमस्ते भैया जी। नमस्ते नमस्ते। भैया जी ये मिर्ची के ये प्लांट को पूरा पत्ते मुरझा रहा है भैया, उसको क्या करना? मिर्ची मिर्ची का प्लॉट मिर्ची का कितने कौन मिर्ची पौधा, मिर्ची का पौधा पौधा, पत्ती मुड़ रहा मिर्ची है। का पौधा। एक ही पौधा है कि खेत में? नहीं, क्षेत्र में अलग अलग जगह में है, अलग अलग जगह में जी एक दो तीन चार ऐसा लगाई थी, तो उसके पत्ते मुरझा रहे भैया। प्लांट वो अच्छा आ रहा लेकिन पत्ते पूरा मुरझा रहा। जी जी जी, एक मिनट में बताता हूँ। जैसे कि हम मुरझाने का जो है उसे एक तरह से बोकड़ा रोग कहते हैं, बोकड़ रोग। अब हिंदी में क्या कहते हैं उसका आइडिया नहीं, मराठी में बोकड़ा रोग कहते हैं। थ्रिप्स अच्छा, थ्रिप्स हाँ हाँ, ट्रिप। थ्रिप्स का अटैक रहता है, वो थ्रिप्स मावा का हम्म उसका अटैक रहता है। हम्म। लेकिन इतना अटैक रहता है कि वो संभल नहीं पाती। तो ओके। इसके लिए हमें क्या करना है, एक हम दवाई बनाते हैं लमिदा करके। हम्म लमिदा, लवंग, मिरे और दालचीनी, ओके इससे जो दवाई बनती है, ये 3 सामग्री से दवाई बनती है, उसको हमने नाम दिया है लमिदा। ओके। तो ये लमिदा काढ़ा जो है हम्म ड्रिप नियंत्रण के लिए बहुत जबरदस्त अच्छा। है। और जैसे ओके कि कीड़ है और पान जो आप सिकुड़ जाते हैं करे उसके लिए, ओके चूरडा, उसके लिए भी अच्छा काम करता है। तो ये बनाने की विधि बहुत सोपी है। जैसे 20 लीटर के पानी के लिए हाँ हमें 100 ग्राम लौंग लेना है ओके और 100 ग्राम गौती क्या कहते हैं उसे, जो चाय के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ना, पत्ते। चाय पत्ता। हाँ चाय पत्ती। हाँ, चाय जैसे पत्ती। मराठी में उसे लेमन गवती चाय लेमन कहते हैं। ग्रास। हाँ, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास। ओके। हाँ, लेमन ग्रास वो लेना है 100 ग्राम और उसको पूरा मिक्स कर लेना है। और उसमें 50 ग्राम दालचीनी लेना है। ओके हाँ, और ये पूरा जो मिला के उसका काढ़ा तैयार करना है। और वो काढ़ा तैयार करने के बाद 20 ग्राम चूना जो है, कड़ी का कहते हैं उसे, जो भिगो के रखते हैं, वो चूना भिगो के रखना है 20 ग्राम और उसका पानी लेना है और अच्छा। उसका स्प्रे करना है।
कैसी भी अगर रहती है 150 ml से स्प्रे करना है। ओके किसी भैया, भी तरह का फॉर अगर एग्जाम्पल रोग- लेमन, भैया जी अभी लेमन हाँ ग्रास नहीं है समझो, उसके ऑल्टरनेट कुछ है क्या भैया जी? लेमन हाँ, ग्रास, चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। अच्छा चाय के पत्ते, लवंग, दालचीनी और एक हाँ हाँ, ये चूना चूना चूना। चूना बाद ओके में डालना है। ओके ओके आपको नहीं समझ में आया तो नंबर लेके एक आधा कॉल भी कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जियो ओम और किसी का प्रश्न है क्या? और कोई इतने हैंड रेज हैं, या फिर हैंड डाउन कर लीजिए। अब क्योंकि आज का समय भी हो आज गया का है। समय हो चुका है सदन का जी पूरा। जी। हेलो, और मैं आखिरी में पवन कुमार सर को बुलाता हूँ, वो अपने यहाँ विचार रखें और प्रश्न हो तो अपने प्रश्न पूछें, वो इस पे आप कमेंट। पवन कुमार जी। जी मैं भी सबसे शुरू से ही अपना हैंड रेज किया हूँ, लेकिन मैंने आप तो लोगों आपको ने सीएम राय साहब, आपको मैंने बुला लिया था एक बार, आप नहीं आए थे नहीं शायद। चलो आपका प्रश्न पूछ लो पहले। जी जी बिल्कुल। जी ओम ओम सदन, मैं अनिल कुमार राय का उत्तर हूँ। इसीलिए हमको समय मिलता है, क्योंकि हमको लगता है कि केवल नर्मदापुरम ही इसमें आगे रहेगा तो अच्छा है। मैं इतना ये चाहता हूँ कि यदि आपका जो सर जितना आप बता रहे हैं उसका कोई अगर एक संक्षिप्त रूपरेखा लिखित रूप में हो और हम लोग के बीच हो, क्योंकि 48 प्रकार के नुस्खों को याद रखना ये बहुत ही टेढ़ी चीज है। तो आपसे निवेदन है कि इस तरह की अगर आपके पास लिखा हुआ या कहीं जी हो तो PDF हो या बुकलेट टाइप हो तो उपलब्ध कराने की कृपा करें। जी जी, कहता है कि आपने जो कहा है कि लिखित स्वरूप में से भी रहे तो हमें अच्छा है, लेकिन 48 प्रकार की अगर दवाई लिख के रखते हैं, लिख के किताब में रखते हैं और किसान को देते हैं, तो किसान पूरा भ्रमित हो जाता है कि इसमें से इस्तेमाल क्या करना है। इसलिए हमने क्या किया है कि मुख्य रूप में जो किसान के सहज तरह से वो तैयार कर सकता है और किसान इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे इससे हमने 10 से 12 दवाइयाँ निकाल के एक किताब तैयार की है, और वो किताब हम किसानों तक पहुंचाते हैं, और उससे पढ़ने के बाद किसान सहज तरीके से वो इस्तेमाल करें। जी अभी 8 बज जी जी, चुके हो हैं गए समय। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल, कोई बात नहीं मेरा वैभव जो भाऊ, अभी 8 तो बज चुके हैं और डॉक्टर मैं भीकम चौहान जी को बुला लीजिए। माझं जो आता 17 भीकम रंगनाथ चव्हाण जी का आता गौतम विषयावर 17 कार्यकर्ते आले। बरं बरं ठीक आहे ना, राहू द्या, आपण नंतर करूया अजून एकदा. हो हो तर हा आता समापनच करून घेऊया. तुम्ही लेफ्ट होऊ जाऊ शकता वैभव भाऊ. ठीक आहे. ठीक आहे. तो 8